नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं आज आतिशी मार्लिना मैडम की। दिल्ली की पीडब्ल्यू मिनिस्टर हैं। मैं लगातार ये बात कह रहा हूँ कि हमारे पास 3 फील्ड हैं, तीनों में रिफॉर्म की आवश्यकता है। हम चाहें पॉलिटिकल फील्ड की बात करें, लाल कृष्ण आडवाणी जी ने उस पर रिफॉर्म की बात कही थी। उन्होंने कुछ उस समय जब वो सत्ता में थे, पहली बार से मतलब 1977 की सरकार बनी थी, तो उन्होंने कुछ प्रपोज़ल भी किए थे, लेकिन उसका कोई बहुत अच्छा परिणाम नहीं निकला क्योंकि रिफॉर्म हो नहीं पाया। दूसरा, मैं लगातार कहता हूँ कि एग्जीक्यूटिव यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव और जुडिशल दोनों रिफॉर्म्स की आवश्यकता है। दोनों ही अंग्रेज़ों ने या ईसाइयों ने अपने को सर्वश्रेष्ठ बनाने के लिए बनाया था, क्योंकि वो सब कर्मचारी थे और वो कर्मचारी होने के नाते, चाहे वो जुडिशल अफसर हों चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव अफसर हों, उन्होंने अपने आप को अधिकारी यानी कि वो सब अधिकार रखते हैं ऐसा घोषित किया था और बाकी सब जनता उनकी गुलाम है ऐसा घोषित किया था। वो सिस्टम हमारे देश में स्वाधीनता प्राप्त होने के बाद भी बहुत हद तक खत्म नहीं हुआ और आज भी कुछ अधिकारी अपने आप को अधिकारी मानते हैं, कर्मचारी नहीं, सेवक नहीं, जबकि हमने सबका नाम जुडिशल सर्विस, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, ऐसा सर्विस नाम शब्द इस्तेमाल किया है कि भाई सेवा करने के उद्देश्य से आए। कुछ उनके लिए पारितोषिक भी घोषित किया कि भाई समय देंगे तो पारितोषिक मिलेगा, लेकिन पारितोषिक की बजाय हमने मद्रास हाईकोर्ट का कल का ऑर्डर देखा कि उन्होंने कहा कि करप्शन हमारे डीप और डीप होता जा रहा है और इनकी सबकी जांच की जाए, चाहे जुडिशल अफसर हों, चाहे आईएएस हों, चाहे आईपीएस हों, इनकी सबकी जांच की जाए और आय से अधिक संपत्ति तुरंत कॉन्फिस्केट कर ली जाए, ऐसा ऑर्डर कर दिया मद्रास हाईकोर्ट ने। तो हम सब देख ही रहे हैं कि हमारे देश का हाल कैसा है। लेकिन ये भी बात है कि जो स्थिति है उस स्थिति में ही हमको सामंजस्य बिठाना होगा। जो कर्मचारी वर्ग है, जो देश के लिए काम कर रहा है, उसको भी डिग्निटी देनी पड़ेगी और जिसके लिए कर रहा है उसको भी डिग्निटी उनको देनी पड़ेगी। यानी कि हम दोनों को ही आंख मिलाकर सम्मान से बात करनी पड़ेगी, एक दूसरे के सहयोगी के नाते काम करना पड़ेगा। ये भी बात तय है कि एग्जीक्यूटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव दोनों सर्विसेज, एग्जीक्यूटिव मैं कहता हूँ सरकार को और एडमिनिस्ट्रेटिव कहता हूँ मशीनरी को, दोनों को सामंजस्य बिठाना पड़ेगा। एक सरकार पॉलिसी बनाएगी और जो एग्जीक्यूटिव हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी है, वो उसको इम्प्लीमेंट करवाएगी। लेकिन अगर पॉलिसी बनाने वाले भी वही अधिकारी होंगे, पॉलिसी बनाने वाले भी वही मशीनरी होगी और इम्प्लीमेंट करने वाली भी वही मशीनरी होगी, तो फिर ये संभव है, ये संभव क्या है, ये निश्चित है कि वो काम परफॉर्मेंस वैसी नहीं आ पाएगी। करप्शन को ढूंढने वाले भी वही होंगे, करप्शन पर डिसीजन देने वाले भी वही होंगे और करप्शन पर सज़ा देने वाले भी वही होंगे, इन्वेस्टिगेशन करने वाले भी वही होंगे। तो फिर आप समझ लीजिए क्या हाल होगा। जुडिशरी के अंदर जज भी वही होंगे, अपॉइंटमेंट भी वही करेंगे, प्रमोशन भी वही करेंगे और उनकी ट्रांसफ़र पोस्टिंग भी वही करेंगे, शिकायत भी खुद ही देखेंगे और ग्रीवांस भी खुद सॉल्व करेंगे। तो करप्शन होना स्वाभाविक है, चीज़ों का बिगड़ना स्वाभाविक है। इसीलिए हमारे यहाँ पुलिस को कहा गया है कि आप इन्वेस्टिगेशन करेंगे, न्यायालय उसको निर्णय करेगा। अगर पुलिस इन्वेस्टिगेशन भी करे, पुलिस गिरफ्तारी भी करे, पुलिस मुकदमा भी सुने और पुलिस सज़ा भी दे, तो आप समझ सकते हैं कि क्या होगा। ये सभी फील्डों की बात है। मैं कहता हूँ कि जब सरकार की बात आती है तो सरकार खुद ही पॉलिसी बनाएगी और खुद ही इम्प्लीमेंट करेगी, तो गड़बड़ी होना स्वाभाविक है। इसलिए हमने कहा कि संसद में सभी दलों के लोग पॉलिसी बनाने में शामिल होंगे और इम्प्लीमेंट केवल सरकार करेगी। सरकार इम्प्लीमेंटेशन अपने मातहत मशीनरी के थ्रू करेगी और मशीनरी और सरकार मिलकर काम करेगी, लेकिन पॉलिसी बनाने का काम मशीनरी नहीं करेगी। ये सब कुछ हमने देखा। अब बात आती है कि मैडम मार्लिना या आतिशी मार्लिना जिनको कहते हैं, कुछ और भी हो सकता है उनका नाम हो, वो दिल्ली के अंदर सवाल ये पैदा हो रहा है कि मशीनरी का कंट्रोल किसके पास होगा, सरकार के पास होगा या एलजी के पास होगा। इस बात को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जब तक एब्सेंट ऑफ डिसीजन है, एब्सेंट ऑफ पॉलिसी है, जब तक कोई कानून नहीं है, तब तक हम ये मानकर चलें, ये प्रिज्यूम किया जाना चाहिए कि एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी का कंट्रोल लेजिस्लेटिव पावर के पास होगा या गवर्नमेंट के पास होगा। लेकिन अगर उस पर कोई रूल बनाया जाता है तो फिर वो रूल फिर से चेक करना पड़ेगा। इस बात को लेकर इसी को आधार मानकर सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑर्डिनेंस पास करके
पावर कन्फर कर दी कि ट्रांसफ़र पोस्टिंग के लिए चीफ मिनिस्टर की अध्यक्षता में 2 चीफ सेक्रेटरीज, जो एक होम डिपार्टमेंट का होगा और एक मुख्य सचिव उनका खुद का होगा, ऐसे तीनों लोग मिलकर डिसाइड करेंगे और एलजी को सजेशंस देंगे ट्रांसफ़र पोस्टिंग के विषय में। इनमें से 2 जो चाहेंगे वो निर्णय होगा, लेकिन अध्यक्षता इसकी अरविंद केजरीवाल जी यानी कि मुख्यमंत्री दिल्ली करेंगे। लेकिन मुख्यमंत्री दिल्ली को ये स्वीकार नहीं है कि उसमें 2 एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर उनके साथ हों। क्यों? क्योंकि वो खुद एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस से आते हैं और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर उनको लगता है कि अब उनसे बहुत छोटे हो गए हैं, वो बहुत बड़े हैं, क्योंकि जनता उनको वोट करके भेज रही है, इसलिए एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर उनके बराबर में कैसे बैठेंगे, ये उनकी एक समस्या पैदा हो गई। जबकि हम सब जानते हैं दोनों को मिलकर ही काम करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि बिना मशीनरी के सरकार काम कर लेगी और बिना सरकार के मशीनरी काम करेगी। ये तो हो सकता है कि बिना सरकार के मशीनरी काम करे, यानी कि बिना ड्राइवर के गाड़ी चले। एक्सीडेंट करेगी तो क्या हुआ, कुछ और गड़बड़ करेगी तो क्या हुआ, लेकिन गाड़ी तो चलेगी क्योंकि उसमें इंजन लगा हुआ है। लेकिन ड्राइवर बिना गाड़ी के चलेगा ऐसा नहीं है। इसीलिए जो पॉलिटिकल अथॉरिटी है, जो सरकार है, वो बिना मशीनरी के नहीं चलेगी। बिना सरकार के चल सकती है, एक्सीडेंट भले ही करे, और वो एक्सीडेंट करती भी है। अगर ड्राइवर कुशल नहीं है तो मशीनरी तो चल ही रही है और मशीनरी कहीं ना कहीं ठोक भी देगी। अब एक वीडियो वायरल हुआ, मतलब ये सिद्ध करने की कोशिश दिल्ली में हो रही है कि उनके पास, यानी कि दिल्ली की सरकार के पास एग्जीक्यूटिव मशीनरी या एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी का फुल कंट्रोल नहीं है। वो ऑर्डिनेंस की वजह से सब मशीनरी गड़बड़ कर रही है, सरकार काम नहीं कर पा रही है। ये सिद्ध करने का प्रयास हो रहा है। अब उसमें फ्लड बीच में आ गया। मतलब दिल्ली में जो स्टैंडिंग कमेटियां थीं ड्रेनेज की, उनकी बैठकें नहीं हुई। 2 साल से एलजी ऑफिस ने बताया कि 2 साल से अरविंद केजरीवाल, जो कि रिलीफ कमेटी के हेड हैं, उन्होंने बैठक ही नहीं ली। 2 साल से कोई उस पर चर्चा ही नहीं हुई और रिलीफ के लिए कुछ किया ही नहीं गया। इसीलिए अरविंद केजरीवाल और उनकी मंत्रालयों ने लगातार, जब दिल्ली में समस्या खड़ी हुई तो एनडीआरएफ को बुलाया, यानी कि नेशनल टीम को बुलाया कि भाई आप आओ, आप संभालो, आगे हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं। जबकि हम जानते हैं कि एनडीआरएफ की टीम नेशनल लेवल पर भी होती है और राज्य के पास भी अपनी होती है। छोटी मोटी आपदा है तो राज्य अपना स्वयं सॉल्व कर लेता है और सबसे पहले राज्य की ही जो रिलीफ टीम है वो आती है, बाद में एनडीआरएफ जितना जल्दी हो सके उसमें काम करती है। क्योंकि एनडीआरएफ पूरे देश में पड़ी होती है, कोई गुजरात में पड़ा तो कोई असम में पड़ा तो कोई महाराष्ट्र में पड़ा। एक साथ किसी स्टेट में बुलाएंगे तो उसको 1-2 दिन लगता है। लेकिन जो स्टेट की रिलीफ कमेटी होती है, डीआरएफ होती है, स्टेट डीआरएफ जिसको कहता है, वो तत्काल काम करने के लिए तैयार होती है, क्योंकि वो केवल स्टेट के लिए होती है। उस कमेटी की जो कमेटी है या उसकी चिंता अरविंद केजरीवाल ने 2 साल से की ही नहीं है। और इधर दिल्ली में एमसीडी जब से उनके कब्जे में आई है, तब से एमसीडी में जो सफाई की कमेटियां रहती हैं, जो नाला सफाई की कमेटियां रहती हैं, ड्रेनेज की कमेटियां रहती हैं या पब्लिक वर्क की कमेटियां रहती हैं, उनको गठित ही नहीं होने दिया। उसका कारण भी उन्होंने ये बताया कि भैया इस पर चूंकि मेयर हमारा चुन गया है, इसलिए मेयर को ही पावर होनी चाहिए, और ये जो स्टैंडिंग कमेटियां हैं इस पर तो भारतीय जनता पार्टी का कब्जा होने जा रहा है या भारतीय जनता पार्टी का कब्जा हो जाएगा। क्योंकि चुनाव में जीत जात कर वो जो समीकरण बना उससे यही लग रहा है कि मेयर के ऊपर ये स्टैंडिंग कमेटी आ जाएंगी और स्टैंडिंग कमेटी में भारतीय जनता पार्टी का ठीक ठाक दखल है। इसलिए उनको फुल फ्लैश पावर हर जगह चाहिए। वो मिलकर काम नहीं करेंगे, वो उस पर कोई विचार नहीं करेंगे। अब मिलकर काम नहीं करेंगे तो फिर वो कमेटियां जो बनेंगी उन कमेटियों को बनने ही नहीं देंगे। वो कमेटियां बनी नहीं, परिणाम हमने सबने देखा कि दिल्ली में क्या हो रहा है। हथनीकुंड बांध पर दोष लगाया गया, तो हथनीकुंड बांध के मामले में भी हमको सबको मालूम है कि वो एक बैराज है, वो कोई बांध नहीं है, वो बैराज है। उसमें पानी कुछ समय के लिए डाइवर्जन के पर्पज से रोका जा सकता है, वो पानी को रोकने की स्थिति में नहीं। डाइवर्जन से मतलब है कोई नहर उसमें से निकाल दो, पानी वहाँ पर रोककर उस नहर के माध्यम से पानी इधर उधर चला जाए, उसका डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए, पूरा पानी नदी में ना बहता चला जाए। अब उसमें जैसे ही पानी भरेगा तो वो जो बैराज है वो अपने आप खुल जाता है, यानी कि पानी फ्री फ्लो में चलता रहेगा। जितना उसकी कैपेसिटी रोकने की है उतना रोकेगा, उससे ज़्यादा वो नहीं रोकता। लेकिन वो चूँकि 2-2.5-3 किलोमीटर दिल्ली से 2-3 किलोमीटर बॉर्डर पहले बना हुआ है, वो राज्य हरियाणा लगता है और हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इसलिए उसका सारा दोष तो हरियाणा पर ही जाने वाला था कि भैया उन्होंने खबर दी कि नहीं दी, कि आया कि नहीं आया, जबकि वो ऑटोमेटिक सिस्टम में भी है। खैर वो तो बाद में
अरविंद केजरीवाल का भी बयान आ गया जब उन्होंने सुना कि जी वो बांध नहीं है, वो तो एक बैराज है और उसमें कोई कुछ मानव कर ही नहीं सकता, यानी कि मानव के द्वारा ऑपरेटेड नहीं है, वो ऑटोमेटिक बांध है, वो ऑटोमेटिक बैराज है और उसमें पानी बह जाता है। उनके पास स्टोरेज की भी व्यवस्था नहीं, रिजर्वर कहीं है नहीं, इसलिए ये तो आना स्वाभाविक था। ऐसा ही एक बैराज दिल्ली में भी बना हुआ है जो ओखला में है, इसलिए ओखला वाले बैराज में भी पानी रोका नहीं जा सकता, वो भी उत्तर प्रदेश की तरफ टूट जाएगा। अगर ओखला ना बना होता तो शायद अरविंद केजरीवाल उस पर अड़ जाते, लेकिन ओखला बना हुआ है और ओखला से पानी जा रहा है, इसलिए वो दोनों तरफ फंस गए कि वो हरियाणा से मुसीबत आ रही है, हरियाणा भेज रहा है ये स्वीकार करें, कि वो उत्तर प्रदेश को दे रहे हैं ये स्वीकार करें, इसलिए वो उस पर न्यूट्रल हो गए। खैर, लेकिन वो कि ऑर्डिनेंस की वजह से सब समस्या, दिल्ली का जो फ्लड कंट्रोल है ना वो इसलिए नहीं अच्छा हो पा रहा क्योंकि ऑर्डिनेंस एक समस्या है। इसके लिए मरलीना मैडम टहलने गई पीडब्ल्यूडी के उस पर, पीडब्ल्यूडी की मिनिस्टर हैं। अच्छा, एक बात और है जो ध्यान देने वाली है कि इसी मामले में अरविंद केजरीवाल ने एक ट्वीट किया। अरविंद केजरीवाल का कहना था कि मैं उक्त जगह पर घूमने गया और वहाँ पर मैंने देखा कि पानी की व्यवस्था है कि नहीं, शौचालय की व्यवस्था है कि नहीं, खाने की व्यवस्था है कि नहीं, और वहाँ शेल्टर वेल्टर ठीक लगा। उन्होंने कहा कि भाई मैंने वहाँ पर देखा, शेल्टर हमारी सरकार ठीक लगा रही है। लेकिन सरकार ठीक काम कर रही है यानी कि अधिकारी ठीक काम कर रहा है, कर्मचारी ठीक काम कर रहा है। अब कर्मचारी ठीक काम कर रहा है तो कोई इश्यू ही नहीं है। रिवर्स मारते हुए आतिशी मैडम एक कैंप में घूमने गई। जरा उनको सुनिएगा तो आपको समझ में आएगा। पहली बात जो मैं आपको ध्यान दिलाना चाहता हूँ वो देखिए कि वो ऐसा लग रहा है कि वो एक माइक लगाए हुए हैं, क्योंकि उनकी आवाज़ जितनी क्लियर आ रही है, बगल वाले व्यक्ति जो बोल रहे हैं, जो एसडीएम साहब बोल रहे हैं, उनकी आवाज़ उतनी क्लियर नहीं। इसका मतलब माइक एकदम उनके पास लगा हुआ है, वो वायरलेस माइक लगाए हुए हैं, यानी कि वो वहाँ पर गई हैं रिकॉर्डिंग करने के उद्देश्य से। ऐसा लग रहा है कि वो स्पेशली रिकॉर्डिंग करने गई हैं कि वायरल किया जाएगा, पहले से तैयारी। और आम आदमी पार्टी के लोग नाटक करने में तो आप जानते हैं कितने पास हैं। आपने वो तो देखा ही होगा जो अरविंद केजरीवाल और कुमार विश्वास और ये सब एक भाषण दे रहे हैं, और भाषण वो रिकॉर्ड हो गया टीवी पर, टीवी बगल में रखा हुआ है, अरविंद केजरीवाल बैठे हुए हैं, कुमार विश्वास 2-3 बार ट्राई कर रहे हैं। ये शुरू की बात, सरकार नहीं बनी थी तब आंदोलन चल रहा था कि भाषण कैसे दिया जाएगा, भाई अच्छा कैसे जाओगे। तो ये तो इन कामों में नाटक करने में नंबर है। आतिशी मरलीना ऐसा लग रहा है कि वो नाटक के लिए तैयारी करके आई हैं कि कैसे ये सिद्ध किया जाए कि सरकार काम करना चाहती है, लेकिन जो कर्मचारी है, जो सरकारी कर्मचारी है, वो काम नहीं करना चाहता क्योंकि उसकी ट्रांसफ़र पोस्टिंग की पावर एलजी के पास है, उनके पास है नहीं। और जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग है वो 3 सदस्यों की कमेटी है जिसमें अरविंद केजरीवाल हेड तो करते हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल प्रिवेल नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि वो एक्सक्लूसिव पावर उनको नहीं दी गई। उनकी पावर को कहीं गड़ापचे में बांध कर दिया गया है जिससे वो चल नहीं पा रहे। तो वो ये बात सामने आई। दूसरी बात आते ही, मतलब जो वीडियो 3 मिनट 43 सेकंड का है वो मैं साथ में इसमें चलाने वाला हूं, आप उसको सुनिएगा तो आपको पता लग जाएगा कि वाकई में क्या चल रहा है। थोड़ा थोड़ा चलाएंगे और उसको बताएंगे। तो अब 4 दिन से क्या कर रहे हैं? हम चिल्ला के कह रहे हैं कि कोई व्यवस्था ठीक नहीं है, कोई व्यवस्था ठीक नहीं है। आप लोगों ने हमें बेवकूफ समझ रखा है। रोज शाम को व्हाट्सएप ग्रुप में लिख देते हैं ऑल इज ओके, ऑल इज ओके, ऑल इज ओके। क्या अरेंजमेंट किया आपने? यहाँ पे कहाँ है पंखे, कहाँ है लाइट, कहाँ है टॉयलेट? कितने यहाँ पे अगर लोग यहाँ पे हैं तो यहाँ पे टॉयलेट और पानी और खाने का अरेंजमेंट क्यों नहीं है? यहाँ पे खाने वाने का इंतजाम ठीक है? कोई बात नहीं। हाँ जी, खाने वगैरह का इंतजाम। अब आपने इसमें देखा कि कैसे इन्होंने पहले तो एक भाषण दिया, एक 10 सेकंड 15 सेकंड का, और फिर कहा कि यहाँ टॉयलेट क्यों नहीं है, यहाँ पर पंखे क्यों नहीं हैं, यहाँ पर एसडीएम ये कह रहे हैं कि भाई यहाँ से थोड़ी दूरी पर हमने टॉयलेट बनाए हैं, तो वो कह रहे यहाँ टॉयलेट क्यों नहीं बनाए। अब आप सोचो कि जहाँ पर ये फ्लड की रिलीफ मिल रही है टॉयलेट वहाँ पर बनाए जा सकते हैं। बोले पानी यहाँ क्यों नहीं, तो टैंकर वहाँ खड़ा किया जा सकता है। वो कह रहे हैं कि टैंकर वहाँ दूर खड़े हुए हैं, टॉयलेट हमने थोड़ा दूर वहाँ पर बनाए हुए हैं, तो वो कह रहे हैं यहाँ पर क्यों नहीं बनाए, यहाँ लोग रह रहे हैं। यहाँ आप कोई लॉजिक समझ सकते हैं इस बात का कि भाई ये जो बात है वो यहाँ क्यों नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ रह रहे। अब ये कहने की केवल बात है। अब ओपन जो स्थान बना हुआ है, पन्नियाँ डाली हुई हैं, वहाँ पंखे क्यों नहीं लगाए गए हैं? आप सोचिए कि वहां एकदम अचानक पंखे लगने चाहिए थे। और दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि नहीं देखो मैं पंखे, टॉयलेट और ये वो सब देख कर आया हूं। अब
इतनी बात ये ओपन जो पड़ा हुआ है यहाँ की है, जहाँ से जो सरकारी कर्मचारी है या जो मशीनरी है उसने किसी स्कूल या किसी स्थान पर व्यवस्था प्रॉपर कर रखी है जहां पर पंखे शंखे लगे हुए हैं, लेकिन वो कह रहे हैं यहाँ क्यों नहीं है। अब वो कह रहा है कि यहाँ से लोग जा नहीं रहे, यहीं पर लोग टिके हुए हैं, मैं क्या करूं। तो कह रही है कि वो टिके हुए जहां लोग रहेंगे वहीं लगाइए। वो कह रहे हैं कि हमने व्यवस्था करी हुई है सब स्कूलों वगैरह में, और जो धर्मशालाएं खुली जो और सरकारी बिल्डिंगें हैं उसमें व्यवस्था कर रखी है पूरी, ये लोग जाएं वहां पर सब व्यवस्था है। इनसे कहा जा रहा है कि वहां शिफ्ट करो, अब ये शिफ्ट नहीं कर रहे। आगे सुनिए। तो यहाँ पे आपने अरेंजमेंट क्या किया है फिर? ये इसका कैंप मैडम उधर ही लगाया हुआ है। कैंप वहाँ पे जहाँ पे तो 4 टेंट हैं, लोग तो इतने सारे हैं यहाँ पे। टॉयलेट का अरेंजमेंट कहाँ है? पानी का अरेंजमेंट कहाँ है? खाने का अरेंजमेंट कहाँ है? 2 मिनट में हमने यहाँ पे लोगों से बात करी कि आप शिफ्ट कर जाइए। अभी लोग तैयार हो गए हैं शिफ्ट करने के लिए बुलंद मस्जिद स्कूल में। आइडेंटिफाई करके हम लोगों ने कल 2 बार मैं डीएम सर के साथ यहाँ पे आया था। आप उनसे बात करिए, आप उन्हें कहिए कि भाई एक इंसान यहाँ पे, क्योंकि आपको उनका भी तो डर समझना पड़ेगा। बोला है कि 2-3 आदमी अपने सामान के साथ यहाँ रहो, लेडीज और बच्चों को कम से कम वहाँ शिफ्ट कीजिए। वो स्कूल एक आइए कहाँ पे है वो? अब देखिए, जब ये इन्होंने एसडीएम साहब बता रहे हैं कि हमने उनसे कहा हुआ कि भाई एक आध लोग यहाँ पर रहिए, बाकी बच्चे लेडीज वहाँ शिफ्ट कर दीजिए, तो इनको समझ में नहीं आ रहा, तुरंत चल दी। और कह रही भाई उनका डर समझना पड़ेगा। डर तो बात ठीक है, समझना पड़ेगा। वो कह रहे हैं कि हमने कैंप बनाए हुए हैं, तो कह रही यहाँ इतने सारे लोग हैं और वहाँ कैंप तो आपने 4 बना रखे हैं। तो उन्होंने कहा कि हमने इसको स्कूलों में वो मस्जिद कैंप कोई बना रही, कोई स्कूल बना रखा है, वहाँ पर बना रखे हैं, वहाँ पर ये लोग शिफ्ट हो सकते हैं। यहाँ के लिए टॉयलेट की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था थोड़ी दूर कैंप बनाकर किया, और वो ओपन कैंप भी बनाए हुए। ये लोग सड़क पर रह रहे हैं, हमने कैंप बनाए, वहां रह सकते हैं, वहां पर कुछ लोग रुक सकते हैं, बाकी लोग वो स्कूल में शिफ्ट हो सकते हैं। अब इनको समझ में नहीं आया, आगे चल दी। अब फिर से सुनिए क्या कहती हैं। और देखो एक चीज आपने और ध्यान दिया होगा कि वो महिला एक जिससे वो अभी पूछ रही थी पीछे कि तुमको खाना पानी सही से मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, तो उसने कहा हाँ ठीक मिल रहा है। फिर दोबारा पूछा ठीक मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, हाँ ठीक मिल रहा है। जब उसने कहा कि हमें खाने पानी की व्यवस्था हो गई है, तो फिर वहीं से वीडियो कट होता है और दूसरा वीडियो यहाँ से जोड़ा जा रहा है। ये सिस्टमेटिक तरीके से काट पीट के 3 मिनट 43 सेकंड का वीडियो बनाया जा रहा है। आगे सुनिए। यहाँ पे अगर लोग नहीं तैयार हैं, आप कम से कम पानी और टॉयलेट का तो अरेंजमेंट करेंगे। कहाँ है बताइए? 4 टैंकर यहाँ पे लगाए बड़े, यहाँ पे गंदा हो जाएगा ना सारा पानी। अगर लगा देंगे बहुत गंदा हो जाएगा, इसलिए इस टाइम में लगा। बताइए। अब देखिए उन्होंने कहा कि भाई यहाँ पर बहुत गंदा हो जाएगा, हमने साइड में लगा रखे हैं, यहाँ पर पानी अगर खोल देंगे या टॉयलेट बना देंगे तो सब गंदा हो जाएगा। अब ये टॉयलेट देखने चलेगी। अब आप सोचो कि पब्लिक टॉयलेट जो ओपन डिस्ट्रीब्यूट जो वैसे बने होते हैं स्वचालित वाले, उनमें कितनी सफाई की एक्सपेक्टेशन की जा सकती है। फिर भी देखिए। हाँ जी एसडीएम साहब, देखिए इतनी गंदगी। बताइए टॉयलेट को यूज कर सकता है तो जो इनफेक्ट। अब ये तो काम एमसीडी का है, एमसीडी में तो कोई ट्रांसफर पोस्टिंग का चक्कर नहीं है। ये जो टॉयलेट बनाना और ये है, ये सब एमसीडी का काम है। एसडीएम साहब साफ करेंगे क्या? एसडीएम साहब का काम है साफ करना, ये तो एमसीडी का काम है। उनको एमसीडी से कहना चाहिए, एमसीडी के मेयर से कहना चाहिए कि भाई यहाँ पर जो लेटरिन बाथरूम बने हुए हैं उनको सफाई रखें। ये दिल्ली सरकार का काम तो है नहीं, और दिल्ली सरकार का एसडीएम या एडीएम या डीएम तो करेगा नहीं, लेकिन उनको कहना है इसलिए कह दिया। एमसीडी को कैसे टोके? जैसे अभी कैसे कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे तो जैसे काफी अभी मतलब आपके यहाँ इतनी मक्खियाँ बैठी हुई हैं, तो इन्फेक्शंस कम कैसे होंगी? हाँ जी एसडीएम साहब कहाँ हैं? हाँ जी एसडीएम साहब कहाँ हैं? हाँ जी सर, आप आए हैं वैसे यहाँ पे पिछले कुछ दिनों में? मैडम रोज आता हूँ मैं। आपको ये नहीं लगता कि जो यहाँ पे मक्खियों की बौछार है, इसके बारे में आपको कुछ करना चाहिए? फॉगिंग के लिए तो मैडम एमसीडी को भी कहा हुआ, तो वो भी सफाई मैडम लगातार। बताइए क्या। अब देखिए यहाँ कैंप लगा हुआ है, डॉक्टर बैठे हुए हैं, डॉक्टर की व्यवस्था हो रखी है। वैसे तो ये हम सब जानते हैं कि मोहल्ला क्लिनिक तो वही चलाती हैं, और मोहल्ला क्लिनिक मतलब वहाँ वो जो मनीष सिसोदिया बना गए होंगे या सत्येंद्र जैन बना गए होंगे मोहल्ला क्लिनिक, और मोहल्ला क्लिनिक जो चल रहे हैं उसमें कौन कौन करेगा? वही कर रहे होंगे डॉक्टर। चलो डॉक्टर बैठ गए, तो अब यहाँ मक्खियाँ बहुत हैं, तो एसडीएम कह रहे हैं कि यहाँ पर जो मक्खियाँ हैं वो तो सब एमसीडी का काम है, वो फॉगिंग करें। तो भूल गई वो आगे, क्योंकि एमसीडी का जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी बताएंगे, एमसीडी एक्सक्लूसिव राइट रखती है, दिल्ली सरकार के ये हैं, तो इनको ये सिद्ध करना है कि ये जो अधिकारी यहाँ पर हैं जिनका अपॉइंटमेंट है वो ठीक काम नहीं कर रहे, जबकि उस व्यक्ति के पास एक एक सवाल का जवाब है और वो देता जा रहा है। देखिए ये तो बस का बड़ा सिंपल सा सोल्यूशन है, आप पंखे लगा देंगे, मक्खियाँ चली जाएंगी। आज लगवा दूं मैडम, पंखे कभी लगवाएं।
आपको 4 दिन लग गए ये सोचने में कि यहाँ पे पंखे होने चाहिए। मैडम सारा अब आप सोचिए कि ये जो कह रही हैं कि यहाँ 4 दिन लग गए पंखे होने चाहिए, जब वो कह रहे हैं कि साहब एमसीडी का काम है, एमसीडी से बोला हुआ है कि यहाँ पर फॉगिंग करवा दीजिए, तो वो पंखे के पीछे पड़ गए क्योंकि एसडीएम पंखे लगवाएगा। अब रिलीफ कैंप जहाँ पर लगे हुए हैं वहाँ हर व्यक्ति के सर पर तो पंखा नहीं लगाया जा सकता, फिर भी वो कह रहे हैं कि मैं पंखा लगवाता हूँ मैडम। कह रहे हैं आप कब आते हैं? बोले रोज आते हैं। बोले क्या करते हैं? बोले रोज इनको व्यवस्था देख रहे हैं, यहाँ पर जो दवा पानी का व्यवस्था है वो देख रहे हैं। तो यहाँ पंखे क्यों नहीं लगे? यहाँ 4 मक्खियाँ क्यों बैठी हुई हैं? आप सोचो, फ्लड आया हुआ है, अभी ये फ्लड जब चला जाएगा तो दिल्ली में डेंगू फैलेगा। हम सब जानते हैं कि दिल्ली में लगभग हर वर्ष डेंगू या डेंगी ऐसा कोई फीवर आता है इन्हीं दिनों में, क्योंकि दिल्ली में जमुना का पानी इतना गंदा है, जमुना के वेटलैंड में पानी भर जाता है, दिल्ली में पानी जमा हो जाता है, जिसकी वजह से दिल्ली गंदी हो जाती है। और फिर जैसे ही पानी सूखना शुरू होता है तो मच्छर मक्खी पैदा होने शुरू हो जाते हैं। अभी उनकी समस्या तो आने वाली है, अभी तो वो आई ही नहीं है, वो समस्या आने वाली है। आज ये 4 मक्खियों के लिए कह रही पंखा लगाओ, लेकिन एमसीडी के लिए नहीं कह रही कि मैं एमसीडी से बोल देती हूँ कि ऐसा कर सकते हैं। लेकिन एमसीडी का नाम जैसे ही आता है वैसे ही घूम लेती हैं। वहाँ पर भी पीछे भी एमसीडी का नंबर जैसे आया था कि लैट्रिन कौन साफ करवाएगा, वह एमसीडी करवाएगी, तो वैसे ही इनका एसडीएम करवाएगा। आप सोचो इनका क्या मानसिकता है। आगे सुनिए। देखिए ये ना एटीट्यूड ठीक नहीं है सर जी। आपके आने से क्या फायदा अगर ये अरेंजमेंट है? यहाँ पे कब वेट आ रहा है कि नहीं आ रहा? अभी तो स्टेट गवर्नमेंट की आज मैंने शुरू कर दिया। हाँ जी, आज से मेरा हेल्थ डिपार्टमेंट भी टेक कर रहा है। हाँ जी, दिल्ली गवर्नमेंट की भेंट कर रही थी, सूचना नहीं थी। आज से हमने अपना लगा दिया। डॉक्टर्स आए हुए, पूरा स्टाफ आया हुआ। कब से आ रहे हैं? आज सुबह से। यहाँ पे जानवर कब से हैं? जानवर तो सही नहीं, कितने दिन से जानवर हैं यहाँ पे? ये तो बहुत दिनों में बना हुआ है। नहीं, अभी यहाँ पे कितने दिन से? अभी तो मुझ के आए हैं 4 दिन से। 4 दिन से यहाँ पे इतने पशु हैं, लेकिन आज आपने वेट को बुलाया है। बताइए, इन्फॉर्मेशन से क्या करेंगे हम लोग? इन्फॉर्मेशन से अगर वो हरियाणा वालों ने हमें इन्फॉर्मेशन। अब ये कह रही हैं, वो कह रहे हैं कि साहब अभी आज ही हमने सब व्यवस्था कर दी है, 3 दिन हो गए हैं लेकिन आज व्यवस्था कर दी है। तो इनकी समस्या ये है कि आज व्यवस्था क्यों की है, पहले 3 दिन पहले क्यों नहीं करवाई? ये कब से आना शुरू है? वो कह रहे हैं ये कैंप तो बहुत पहले से बने हुए हैं। अब इन कैंपों में वेटनरी डॉक्टर बिठाने की जिम्मेदारी किसकी है? वो तो इन्हीं की है। अब ये कह रहे हैं एमसीडी वाले सामने खड़े हैं, वहाँ पर एमसीडी साथ में चल रही है, सोचो। लेकिन जब टॉयलेट की बात आई थी तो एमसीडी से उन्होंने नहीं कहा, जब वहाँ पर फॉगिंग की बात आई तो एमसीडी के किसी अधिकारी से नहीं कहा। एमसीडी के अधिकारी कह रहे हैं कि साहब हमने अपना कैंप लगा दिया है, एसडीएम साहब कह रहे हैं हमने अपना कैंप लगा दिया, एमसीडी कह रही है साहब इन्होंने नहीं किया, हम कर रहे हैं। अब देखिए ये सामने सामने बात आ गई। अब ये सारी जिम्मेदारी जबरदस्ती किसी व्यक्ति को जलील करने वाली चल रही है। जी पानी छूट गया तनीकुंड से, हम गए जी, हमें इन्फॉर्मेशन मिल गई। हमारा काम है लोगों को हटाना, हमारा काम है लोगों को अरेंजमेंट्स करना। हमारा काम ये नहीं है कि हमने इन्फॉर्म कर दिया। अब सरकारी कर्मचारी यहाँ पर ये कह रहा है कि साहब हमने तो उसी दिन इन्फॉर्म कर दिया था कि यहाँ पर आप आइए, मेडिकल डिपार्टमेंट को आप आइए और यहाँ जानवर हैं, इन जानवरों की सुरक्षा की व्यवस्था कीजिए, इन जानवरों के इलाज पानी की व्यवस्था करिए। ये उन्होंने साहब सुना नहीं। इसमें एसडीएम की क्या गलती है? अब वो एसडीएम की तो गलती नहीं, ये तो वेटनरी डिपार्टमेंट आपका भी है और एमसीडी का भी है, वो कर सकते हैं। एमसीडी आज क्यों आई? वो एमसीडी के वाले कह रहे हैं कि हमने साहब आज लगा दिया, तो एमसीडी वाले आज क्यों आए? एमसीडी वाले पहले नहीं आ सकते थे क्या? लेकिन ये जो खेल चल रहा है, ये चूंकि दूसरा ही खेल चल रहा है, इसके पीछे का खेल ही लंबा है, इसलिए ये सिद्ध करने के उद्देश्य से, जलील करने के उद्देश्य से ये वीडियो बनाया गया है। और इसमें सिर्फ एक बात सिद्ध करने की कोशिश की जा रही है कि दिल्ली में कर्मचारी काम नहीं कर रहा है। इतनी गंदी पॉलिटिक्स मैंने आज तक पहले कभी नहीं देखी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।